हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। एक चीज़ बताओ तो, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आपका हाल कुछ ऐसा होता है? अगर होता है तो बिल्कुल मत घबराना, बहुत लोगों के साथ होता है और हमारे पास सोल्यूशन है। पहले आप हमारा वीडियो देखो, फिर चैप्टर पढ़ो। 5 मिनट, आई प्रॉमिस यू, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह तो हमने आपके चैप्टर 1, 2, 3 को बना दिया है। आपने देख लिया ना? नहीं देखा? कोई बात नहीं, अब देख लो। चैप्टर 4 का पार्ट 1 हमने पिछले हफ्ते डाला था, जिसमें हमने निर्धनता के बारे में चर्चा की और हमने डिस्कस किया निर्धनता लक्षण और निर्धनता मापन, पॉवर्टी इंडिकेटर्स एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन। एक बार रिवाइज कर ले फटाफट, क्विकली, आप और मैं दोनों मिलकर। चलो, भारत के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? भारत की जो 140 करोड़, सच अ मैसिव पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनता है, इसके हर बंदे की बेसिक नीड्स हम कैसे पूरी करें? और जहाँ हम पूरी नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलेंगे पॉवर्टी। पॉवर्टी एक स्थिति है, एक स्टेट है जहाँ मिनिमम नीड्स पूरी नहीं हो रही है। और पुअर कौन है? निर्धन कौन है? जिसके पास अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो है ही नहीं, और है भी तो बहुत ही कम है। दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। फिर हमने देखा पॉवर्टी लाइन, जो निर्धनता मापन की एक विधि है। और तीसरे नंबर पे भारत में निर्धनों की संख्या कैसे मापी जाए? हेड काउंट रेशो। याद आ गया सारा? चलो अब चलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। इसमें हम देखेंगे निर्धनता के कारण और निर्धनता निवारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। इसको देखेंगे। आर यू रेडी? 1, 2, 3, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं पहले इसको देखकर कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, जिसमें सबसे पहले ये तो आप बिल्कुल ही समझ गए हो कि शिक्षा और कुशलता का अभाव जहाँ पे है वहाँ पे कैसे रोज़गार होगा। यही चीज़ें होंगी, शिक्षा और कुशलता, तभी ना इंसान कहीं जॉब कर सकता है या अपने आप अपनी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, अपने टाइम पे कमा सकता है। और इसके साथ ज़रूरत है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। गुड हेल्थ क्यों नहीं है? बचपन में अगर कुपोषण हो, मैल न्यूट्रिशन हो, जो गरीबों के साथ बहुत होता है, तो वहाँ ये तो प्रॉब्लम्स आगे भी चल के रहती हैं। और एक और प्रॉब्लम है कि जब बंदा बीमार पड़ जाता है तब उसको अगर अच्छी तरह हेल्थ केयर नहीं मिला, अच्छी तरह स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली, तो फिर तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा भारत में एक और प्रॉब्लम है जो भारत में ही बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करना। तो दलित वर्ग के बारे में आप तो बहुत सारा जान चुके हो, पढ़ चुके हो पिछले क्लासेस में, और ये आप जानते हो कि आज की तारीख में भी दलित वर्गों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन, एक सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, वो शिक्षा ना मिले, कुशलता ना मिले, तो वो रोज़गार कैसे करेंगे? तो इसमें ये जो इनइक्वालिटी है ये तो बढ़ती जाएगी। आज हम बार बार कहते हैं भारत एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती जा रही है, कितना गर्व होता है। पर इस ग्रोथ का जो फ़ायदा है वो कुछ लोगों को मिल रहा है, और कितने ही लोग हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, वो तो इसके बाहर ही रह रहे हैं। इन चीज़ों के अलावा हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम कब से डील कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम चल ही रही है। नंबर 1 इज़ हमारा पॉपुलेशन। अभी तो 125 करोड़ थे, फिर 130 बन गए, 140 पे आ गए, और 150 की तरफ भाग रहे हैं। तो ये तो वो हाल हुआ कि आपने घर में बुलाया 40 लोग को डिनर के लिए, उनके लिए आपने अरेंजमेंट किया, आ गए 4000 लोग। अब आप क्या करोगे? किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसी के कारण हमारे देश में जो पूंजी बढ़ाना, एक वेल्थ क्रिएट करना, एक कैपिटल बनाना, ये हो ही नहीं पा रहा है। और पूंजी हमें ज़रूरत क्यों है? पूंजी होगी तभी ना बनेंगी सड़कें, मकाने, बंदरगाह, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, रेलवेज़, ये सारी चीज़ें तो पूंजी से बनेंगी। जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, इसके लिए भी तो वेल्थ चाहिए, इसके लिए भी तो कैपिटल चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? हमारी इकोनॉमी की एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जॉब्स हैं जो केवल मौसमी हैं, सीजनल हैं। इनको देखो, ये राइस जब वो प्लांट करेंगे और जब कटिंग करेंगे, बुआई और कटाई के टाइम पे ही काम मिलता है। और आजकल तो मशीनें आ गई हैं, कटाई तो मशीन ही कर देती है, तो फिर इंसान कहाँ जाए, क्या रोज़गार करे? शहरों में लोग मजदूरी करते हैं, जिस दिन मिला बहुत अच्छा, नहीं मिला तो खाली बैठे रहेंगे। तो इन चैलेंजेस को एक बार फिर से देख लो। अब जो गरीब इंसान है उसे तो अपना घर चलाना पड़ेगा ना, बच्चों को खिलाना पिलाना, बड़ा करना, शादी ब्याह करना, इस सब के लिए वो लोन्स लेता रहता है, वो कर्ज़ा लेता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कर्ज़ा दे नहीं पाता है, फिर उसके पास कुछ भी सलूशन नहीं बचता। तो भारत में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने पढ़ा भी होगा, टीवी पे देखा भी होगा कि महाराष्ट्र के कॉटन फार्मर्स बार बार सुइसाइड कर रहे हैं। ये गरीबी इंसान को बड़ा लाचार बना देती है, और एक विशेष साइकिल तैयार हो जाता है कि कर्ज लो, न दे दे पाओ, फिर सुइसाइड करो। तो भारत सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, और निर्धनता निवारण के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनी है। आज ही नहीं,
आज़ादी के टाइम से ये चिंता चल रही है। तो इसके लिए बनती हैं 5 ईयर प्लान्स, 5 वर्षीय योजना कि निर्धनता को कैसे कमाया जाए या उखाड़ा जाए। तो पहले 5 वर्षीय योजना जो था उसका फोकस क्या था कि जो असमानता है गरीब, निर्धन और गैर निर्धन के बीच में, जो आय में, संपत्ति में, अवसरों में, इनकम, एसेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ में इसकी जो इनइक्वालिटी है इसको कम किया जाए। और सेकंड का क्या था कि जो आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स जो पुअर हैं उनके पास भी पहुंचना चाहिए। इसके लिए 3 स्ट्रैटेजी बनी। पहली स्ट्रैटेजी तो थी ग्रोथ, खूब बढ़ाना पड़ेगा, तीव्र औद्योगिक, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुआ जिससे एग्रीकल्चर का भी बहुत ग्रोथ हो गया। तो सोचा गया कि गरीबों के पास ये इसका फ़ायदा पहुंचेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। समीक्षा ने दिखाया कि जो रिच थे वो तो रिच रहे और जो पुअर थे इनकी संख्या बढ़ गई और इन दोनों के बीच का गैप भी बहुत बढ़ गया। क्यों ऐसा हुआ? इतना तो विकास हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ पॉपुलेशन का विकास देखो कैसे बढ़ा। इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी, ये तो वही हाल हुई, 40 लोगों का संसाधन जुटाया, 4000 लोग आ गए, अब क्या करें? तो इसके लिए सेकंड जो रणनीति बनाई गई, स्ट्रैटेजी बनाई गई कि जो गरीब है उनको इनकम बनाने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए अवसर तैयार करें। कैसे? तो एक जो योजना बनी जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY। इसके तहत छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में जो शिक्षित या युवा पीढ़ी है, शिक्षित लोग हैं पर बेरोज़गार हैं, वो बैंक से कम ब्याज पे कर्ज लेकर अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। और साथ साथ बना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहर के जो शिक्षित लोग हैं, जो रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको क्या स्किल्स सिखाया जाए, ऐसे स्किल्स सिखाया जाए उनको जो शहर में बड़ा डिमांड है, जैसे कंप्यूटर रिपेयर करना, ब्यूटी पार्लर करना, टेलीफोन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिक रिपेयर करना या ऑफिस असिस्टेंट का काम। इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाए और फिर वो स्वरोजगार करे, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए या वो किसी जगह जॉब ले ले। तो 1990 पर देखा गया कि इन सब कार्यक्रमों पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं सरकार पर और बैंक पर। तो इसलिए कहा गया कि आप क्यों नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो अपना बैंक बनाते हैं। वो हर रोज़ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं, फिर जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से कर्ज देते हैं बहुत कम ब्याज पे। वो अपना ज़रूरत मिटाकर फिर वो पैसे वापस कर देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। इस तरह से वो अपनी बैंकिंग की तरह करते हैं और जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेसफुल हो जाती हैं तब बैंक भी इन्हें लोन देना शुरू कर देते हैं। अब ये तो हमने देखा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम थे जो शिक्षित हैं, जो बेरोज़गार हैं गांव में, शहर में, उनके लिए। पर एक ग्रुप और है जो गांव में है, जो अनएडुकेटेड हैं और अनस्किल्ड हैं, अशिक्षित हैं और अकुशल हैं। ये केवल मजदूरी ही कर सकते हैं। इनके लिए सरकार ने बनाया है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत ये सड़कें बनाएंगे, नाला, बांध, मकान इत्यादि गांव में ये बनाएंगे। कौन बनाएगा? फ्रॉम एवरी फैमिली, प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक डिज़ायरस अडल्ट, कोई एक प्राप्तवयस्क इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का काम, हर साल 100 दिन का काम मिलेगा और इसके लिए उन्हें, ये अकुशल मजदूरी के लिए उन्हें पैसे मिलेंगे। ये सरकार की गारंटी है। तो इन नीतियों को एक बार फिर से देख लो। अब इतनी सारी नीतियाँ तो बन गई, योजनाएं भी बन गई, फिर भी देखा गया कि भारत के सब लोगों को ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, न्यूनतम ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो क्या किया जाए? तब सरकार ने सोचा कि हमें तीसरा स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा, जो है कि ये जो मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो न्यूनतम आधारभूत सुविधाएँ हैं, क्यों ना हम डायरेक्टली लोगों के पास पहुँचा दें। कैसे पहुंचाए? इसके लिए उन्होंने शुरू किया राशन सिस्टम। राशन की दुकान पे सस्ते में अनाज मिल जाता है। शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान, क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन। शुरू किया गया प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, जहाँ फ्री में हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं। ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, चाहे वो अपने घर का टॉयलेट हो या एक कम्युनिटी का टॉयलेट हो। और गांव-गांव में 12 मासी सड़कें यानी कि 12 मास में ये सड़कें बिल्कुल सही सलामत रहती हैं और वो हर ग्राम को अपनी जिला या ब्लॉक के मुख्य कार्यालय से जोड़ती हैं। तो इन कार्यक्रमों को एक बार फिर से देख लो। इन सब के अलावा और भी कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं जो उन ग्रुप्स के लिए हैं जो इन सबको शायद
पहुंच नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, जो वृद्ध हो गए हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको पेंशन दिया जाता है। ये पेंशन बहुत दरिद्र, जो बहुत पुअर लेडीज़ हैं और जो विधवाएं हैं, उनको भी मिलता है। हर महीने उनके खाते में पेंशन आ जाता है। और है आयुष्मान भारत, बीपीएल लाइन के जो फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख तक का हर साल ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, मुफ्त में मिल जाता है। और तीसरा प्रोग्राम हम देखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहां हर बंदा अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। और जो इतनी सारी स्कीम्स हैं, इससे जो पैसे उन्हें मिलते हैं ये डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आके जमा होता है, कोई मिडिल मैन नहीं है। तो इन प्रोग्राम्स को एक बार फिर से देख लो। अब जो इतने सारे कार्यक्रम बने हैं, इससे क्या भारत का निर्धनता ख़त्म हो गया या कम हो गया? हैज़ इंडिया बीन एबल टू रिड्यूस और इरेडिकेट पॉवर्टी विथ ऑल दिस स्कीम्स? एक समीक्षा जब की गई तब देखा गया कि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया वहाँ तो निर्धनता अनुपात से कम हुआ है, बट इतने बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ आज भी बहुत सारी पुअर जनता है। क्यों है? इतने सारे प्रोग्राम से फिर भी क्यों है? तो 3 बड़ी बाधाएं देखी गई हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था, 40 लोगों के लिए खाना बना पर आ गए 400 लोग। तो हमारी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जितना भी संसाधन जुटाया जा रहा है वो कम होता जा रहा है, और इसकी वजह से निर्धनता की डेप्थ, जो गहराई जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन और जो बाकी एसेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, ये ना, इसका वितरण बड़ा ही असमान है। कुछ लोगों के पास बहुत सारा है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास बहुत सारा है वो फिर इनके रिलेटेड जो कार्यक्रम हैं उनके फ़ायदा ले लेते हैं। तो जो गैर निर्धन है वो निर्धनता निवारण कार्यक्रम के सारे जो रिजल्ट्स, जो फ़ायदा है वो उनको पहुंच रहा है। जो सचमुच गैर निर्धन है उसके पास पहुंचता नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो भूमि है ना परिसंपत्ति है। और तीसरा वाला जो है कि जो अधिकारी इन प्रोग्राम्स को चलाएंगे उनमें कई बार ट्रेनिंग का अभाव होता है, भ्रष्टाचार होता है, और जो लोकल एरिया के जो बाहुबली होते हैं उनका दबाव पड़ जाता है, फिर वो कर नहीं पाते हैं काम ठीक तरीके से। तो इन 3 बाधा को एक बार फिर से देख लो। तो ये पूरा चैप्टर जो हमने देखा, इसका कंक्लूजन क्या निकला? आज़ादी के 75 साल बाद भी सारे सरकारों ने कितना काम किया है पॉवर्टी पे, कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितना ह्यूज सम्स हैव बीन स्पेंट ऑन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, निर्धनता निवारण पे कितना सारा पैसा खर्च हुआ है। कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत, गोल इज़ फार, वी हैव नॉट रिसीव्ड द गोल येट। तो आज हम देख रहे हैं कि किसी किसी क्षेत्र में भारत तो एकदम ग्लोबली कम्पीट कर रहा है, लोग इंडिया का नाम इतनी इज्जत से ले रहे हैं, फिर भी ऐसे अनेक भारतीय हैं जो निर्धनता के चक्र में फंसे हुए हैं और इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। तो आपने समझा इसको, इसके कारण आपने समझा, और सरकार इसको कारणों को हटाने के लिए क्या क्या कर रही है उसके बारे में भी आपने समझा। तो ये वीडियो देखो, फिर चैप्टर पढ़ो, 5 मिनट में पूरा क्लियर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाया है, बिल्कुल इसी तरह से आप आंसर लिखना, पक्का बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।